हाय, मैं संजीत शर्मा आप सभी को आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद संजीत शर्मा में स्वागत करता हूं। एनटीपीसी, जेएसएससी इस प्रकार से जितने भी एग्ज़ाम आने वाला है उसको देखते हुए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। आइए आज हम देखेंगे जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में इसके पहले जो मैं क्लास लिया था, लास्ट क्लास, वो कोशिका सेल से संबंधित था। कोशिका के बारे में मैं चर्चा किया था और लास्ट में जो महत्वपूर्ण कोशिकांग है उसके बारे में बताया था। जैसे लाइसोसोम के बारे में बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया था, प्लाज्मा झिल्ली के बारे में बताया था, राइबोसोम के बारे में बताया था। इस प्रकार से जितने भी महत्वपूर्ण कोशिकांग था उसका हम चर्चा किए थे। आज हम कोशिका के केंद्रक के बारे में चर्चा करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना सबसे अधिक होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। कोशिका यानी सेल का जो केंद्रक है जहाँ से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, पूछे जाने की संभावना है, तो उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, इसे हम मान लेते हैं कोशिका का केंद्रक। क्या मानते हैं? केंद्रक। तो केंद्रक जो है वो कोशिका का एक प्रमुख अंग होता है। केंद्रक जो है कोशिका का एक प्रमुख अंग होता है जो प्रबंधक का कार्य करता है। यानी कोशिका में प्रबंधक का कार्य कौन करता है? केंद्रक। समझ गए? देखिए, प्रश्न पूछा जा सकता है कि कोशिका में प्रबंधक का कार्य कौन करता है? तो केंद्रक। अब देखिए, केंद्रक में इस प्रकार से उलझे हुए धागे के समान पदार्थ पाया जाता है। आपस में इस प्रकार से उलझे हुए धागे के समान एक पदार्थ पाया जाता है जिसको हम लोग क्रोमोटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोटिन। देखिए, कोशिका के केंद्रक में उलझे हुए धागे के समान एक पदार्थ पाया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमोटिन कहते हैं। और इस क्रोमोटिन का निर्माण जो है डीएनए और प्लस जो है हिस्टोन से बना होता है। यानी क्रोमोटिन का निर्माण किससे होता है? क्रोमोटिन का निर्माण किससे होता है? डीएनए और हिस्टोन को जब मिलाते हैं तो क्रोमोटिन बनता है। और क्रोमोटिन क्या है? एक उलझे हुए धागे के समान पदार्थ है। और हिस्टोन कभी कभी पूछ देता है, हिस्टोन कभी कभी पूछता है कि क्या है? तो एक प्रकार का प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो अब बताइए कि कोशिका का केंद्रक में जो उलझे हुए धागे के समान एक पदार्थ पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? क्रोमोटिन कहते हैं। क्रोमोटिन का निर्माण किससे होता है? डीएनए प्लस हिस्टोन से होता है। हिस्टोन एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है। यानी डीएनए और हिस्टोन जो है क्रोमोटिन का एक भाग है। समझ गए? अब आगे देखिए, यही क्रोमोटिन जो है, क्रोमोटिन जब कोशिका विभाजन के समय, एक क्रोमोटिन सब देख रहे हैं ना, कोशिका विभाजन के समय टूटकर मात्र 4% रह जाता है। मतलब जितना भी इसका लंबाई हो, मान लेते हैं कितना लंबाई है, और इस टूटकर मात्र 4% रह जाता है। मान लेते हैं कि 100 मीटर लंबाई है, टूटकर कितना हो जाएगा? 4। यानी मात्र 4% रह जाता है, ये सब समाप्त हो जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं गुणसूत्र। क्या कहते हैं? गुणसूत्र। क्रोमोसोम कहते हैं। यानी कोशिका विभाजन के समय जब यह गुणसूत्र टूटकर मात्र 4% रह जाता है तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग? गुणसूत्र कहते हैं। और गुणसूत्र जो है, यही गुणसूत्र एक पीढ़ी के लक्षण को दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित करता है। एक पीढ़ी के लक्षण को दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित करता है। यानी एक पीढ़ी के लक्षण को दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित कौन करता है? गुणसूत्र। और गुणसूत्र क्या है? जब यही क्रोमोटिन उलझे हुए धागा जो है टूटकर अपनी वास्तविक लंबाई का मात्र 4% रह जाता है तो इसी को कहते हैं गुणसूत्र। और गुणसूत्र के खोज जो है, गुणसूत्र के खोज
वाल्डेयर द्वारा किया गया था। वाल्डेयर द्वारा किया गया था। प्रश्न पूछता है तो गुणसूत्र का खोज किसके द्वारा किया गया? वाल्डेयर द्वारा किया गया था। अब हम लोग गुणसूत्र के बारे में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार यहाँ से देखिए किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। कोशिका में प्रबंधक का कार्य कौन करता है? केंद्रक। जो केंद्रक में उलझे हुए धागे के समान पदार्थ पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? क्रोमोटिन। और क्रोमोटिन ऑप्शन में नहीं देगा तो हिस्टोन लिखा रहेगा, दोनों एक ही बात है, हिस्टोन या क्रोमोटिन आप वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। तो बताइए जो उलझे हुए धागे के समान पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? क्रोमोटिन कहते हैं। जब क्रोमोटिन ऑप्शन में नहीं रहेगा तो हिस्टोन देंगे। अब बताइए कि क्रोमोटिन का निर्माण किससे होता है? डीएनए और हिस्टोन से होता है। जब कोशिका विभाजन के समय यही क्रोमोटिन अपनी वास्तविक लंबाई का मात्र 4% रह जाता है तो इसको क्या कहते हैं? गुणसूत्र। गुणसूत्र का कार्य क्या है? एक पीढ़ी के लक्षण को दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित करना गुणसूत्र का कार्य होता है। गुणसूत्र जो है उसकी खोज किसके द्वारा किया गया था? वाल्डेयर द्वारा किया गया था। तो देखिए हम अभी पढ़ाएंगे डीएनए और आरएनए के बारे में। डीएनए का कार्यात्मक इकाई जो है, बार बार पूछा जाता है, कार्यात्मक इकाई। डीएनए का कार्यात्मक इकाई जो है वो जीन होता है। क्या होता है? जीन। यानी डीएनए का कार्यात्मक इकाई क्या होता है? जीन, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग देखते हैं गुणसूत्र के बारे में। तो चलिए आपसे पूछा जाएगा कि गुणसूत्र का खोज किसके द्वारा किया गया? तो खोज जो है वाल्डेयर द्वारा किया गया था। गुणसूत्र की खोज किसके द्वारा किया गया? वाल्डेयर द्वारा किया गया। गुणसूत्र का मुख्य कार्य क्या है? एक पीढ़ी के लक्षण को दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित करना। अभी हम आपको पीछे बताए थे। अब देखिए गुणसूत्र के कुल संख्या जो है, कुल संख्या आपका 23 जोड़ी या 46 होता है मानव में। मानव में कुल गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? या तो 23 जोड़ी, जिसको हम लोग 46 कह सकते हैं। एक जोड़ी में 2 यानी 23 जोड़ी में कितना? 46। इसको हम लोग 2 भाग में बांटेंगे जहां से अक्सर प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है। 23 जोड़ी में एक जो है, एक भाग 22 जोड़ी अलग करेंगे और एक जो है एक जोड़ी अलग करेंगे, एक जोड़ी। तो ये जो 22 जोड़ी गुणसूत्र है ये पुरुष स्त्री सब में समान रूप से पाया जाता है, इसलिए इसको समजात गुणसूत्र कह सकते हैं। समजात गुणसूत्र, इसको क्या कह सकते हैं? समजात गुणसूत्र, माने जो समान रूप से पाया जाता है, सभी में पाया जाता है। समझ गए? इसको कहते हैं समजात गुणसूत्र, या इसको कहते हैं साधारण गुणसूत्र। साधारण गुणसूत्र। आपसे पूछ देगा प्रश्न कि समजात गुणसूत्रों की संख्या कितना है? 22 जोड़ी मीन्स 44, और साधारण गुणसूत्र की संख्या कितना है? 22 जोड़ी मीन्स 44। ये दोनों नाम अगर नहीं देगा तो इसका एक और नाम है ऑटोसोम या ऑटोजोम, जो भी वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। देखिए ऑटोसोम, यानी ऑटोसोम गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 22 जोड़ी गुणसूत्र। साधारण गुणसूत्र की संख्या कितना? 22 जोड़ी गुणसूत्र। समजात गुणसूत्र की संख्या कितना? 22 जोड़ी गुणसूत्र। देखिए ऐसे भी प्रश्न हम पूछते हुए देखा है कि साधारण गुणसूत्र को और किस नाम से जाना जाता है? उसमें ए वाला VVI है, VVI। ऑटोसोम या ऑटोजोम जो भी लिखा हुआ रहेगा मार देना है। अब जो एक जोड़ी गुणसूत्र है ये जो है अलग अलग पाया जाता है, पुरुष में अलग और स्त्री में अलग। यही जो है लिंग निर्धारक गुणसूत्र कहलाता है। लिंग निर्धारक गुणसूत्र, यानी लिंग निर्धारक गुणसूत्र की संख्या कितना है? एक जोड़ी यानी 2। एक जोड़ी यानी 2। अब देखिए लिंग निर्धारक गुणसूत्र को हम लोग विषम जात गुणसूत्र भी कह सकते हैं। विषम जात गुणसूत्र, यानी
लिंग निर्धारक गुणसूत्र की संख्या कितना है? 2, यानी एक जोड़ी, जिसे क्या कहा जा सकता है? विषमजात गुणसूत्र। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण है साधारण गुणसूत्र को किस नाम से जाना जाता है? ऑटोसोम गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, गुणसूत्र की संख्या जो है या तो स्त्री हो या तो पुरुष हो, पुरुष दोनों में होना चाहिए कितना? 46। या तो स्त्री हो या तो पुरुष हो, दोनों में कितना होना चाहिए? 46 और 46 होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी गुणसूत्र की संख्या स्त्री में एक कम हो जाता है, यानी 46 न होकर 45 हो जाता है। समझ गए? जब 45 स्त्री में हो जाएगा तब आपको जो है टर्नर सिंड्रोम नामक जो है बीमारी होता है। समझ गए? जब स्त्री में 46 न होकर 45 हो जाता है, ये कम हो जाता है, तो कौन सा बीमारी होता है? टर्नर सिंड्रोम नामक बीमारी होता है। टर्नर सिंड्रोम यानी इस रोग से ग्रसित महिला में बंझापन नामक बीमारी होती है, यानी संतान नहीं होता है। समझ गए? अब उसी प्रकार से पुरुष में आपका जो है क्या बोलते हैं, 46 होना चाहिए, लेकिन 46 न होकर यदि 47 हो जाता है, एक बढ़ जाता है, तो इसमें जो है क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम नामक बीमारी होता है। यानी स्त्री में टर्नर सिंड्रोम नामक बीमारी होता है और पुरुष में क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम नामक बीमारी होता है। जब इस बीमारी से कोई व्यक्ति ग्रसित होता है तो नापुंसक होता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि टर्नर सिंड्रोम नामक बीमारी महिला में और क्लीनेफेल्टर नामक बीमारी जो है पुरुष में होता है। टर्नर सिंड्रोम नामक बीमारी से जो ग्रसित होता है वो बंझापन नामक बीमारी होती है, और जो क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम नामक बीमारी से ग्रसित होता है नापुंसक नामक बीमारी होता है। तो इस प्रकार से हम लोग गुणसूत्र देखें, लेकिन अभी गुणसूत्र में और महत्वपूर्ण है, चलिए उसको हम लोग देखते हैं। तो अभी हम लोग गुणसूत्र के 2 भागों में बांटा था। एक को लिखा था साधारण गुणसूत्र और एक को लिखा था लिंग निर्धारक गुणसूत्र। यानी गुणसूत्र को हम लोग 2 भागों में बांटा था, एक साधारण गुणसूत्र और दूसरा जो है लिंग निर्धारक गुणसूत्र। तो देखिए, साधारण गुणसूत्र की संख्या कितना था? 22 जोड़ी, और लिंग निर्धारक गुणसूत्र की संख्या कितना था? 1 जोड़ी। देखिए, 22 जोड़ी गुणसूत्र जो है पुरुष या स्त्री में समान रूप से पाया जाता है, इसलिए इसको समजात गुणसूत्र कहते हैं। लेकिन 1 जोड़ी गुणसूत्र है, दोनों में अलग पाया जाता है, इसलिए इसको लिंग निर्धारक गुणसूत्र कहते हैं। तो देखिए, लिंग निर्धारक गुणसूत्र जो 1 जोड़ी है, इससे क्या प्रभाव पड़ता है इसको देखिए। ये हो गया पुरुष और ये हो गया महिला। पुरुष में एक गुणसूत्र जो है XY के रूप में रहता है और महिला में गुणसूत्र जो है XX के रूप में रहता है। यानी अब हम लोग समझेंगे कि जहाँ XY रहेगा वो पुरुष होगा और जहाँ XX रहेगा वो महिला होगी। तो आइए हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं कि पुरुष से क्या चीज़? X, और महिला से भी X। अगर ये दोनों आता है तो समझिए कि XX हो गया, यानी संतान जो जन्म लेगा वो क्या होगा? लड़की। समझ गए? अब देखिए, पुरुष से Y और महिला से X। महिला से जब भी आएगा तो X के रूप में आएगा, और पुरुष में जब भी आएगा तो XY किसी रूप में आ सकता है। तो यहाँ हो गया Y और यहाँ हो गया X। तो एक Y और X अगर इस रूप में रहता है तो लड़का का जन्म होगा।
तो देखिए ये जो एक्स 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 वाई ये चेंजिंग जो हो रहा है ये पुरुष के गुणसूत्र से हो रहा है। किससे हो रहा है? पुरुष के गुणसूत्र से हो रहा है। तो यहाँ जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है वही है कि लड़का या लड़की होना, लड़का या लड़की होना किस पे निर्भर करता है? पुरुष पर या महिला पर? तो किस पे निर्भर करता है? पुरुष पर, क्योंकि पुरुष के गुणसूत्र जो है यहाँ पर चेंज करता है। पुरुष के गुणसूत्र क्या है? यहाँ पर चेंज कर देगा। अगर पुरुष के एक्स आया तो एक्स एक्स यानी लड़की होगा, और पुरुष के वाई आया तो क्या होगा? लड़का होगा। यानी लड़की या लड़का होना किस पे निर्भर करता है? पुरुष पर निर्भर करता है, महिला पर नहीं। समझ गए? यानी लड़का या लड़की होना किस पे निर्भर करेगा? पुरुष पर, महिला पर नहीं। और लिंग निर्धारक गुणसूत्र की संख्या कितना है? एक जोड़ी, यानी 2। अब हम लोग देखते हैं कुछ जीवों में जो गुणसूत्र की संख्या है वहां से प्रश्न पूछा जाता है, तो उसको एक झलक हम लोग देख लेते हैं, उसको आप याद करके रखिएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि चिंपांजी में गुणसूत्र की संख्या कितना है, तो 24 जोड़ी। बंदर में कुल गुणसूत्र की संख्या कितना होती है? तो 21 जोड़ी। कबूतर में गुणसूत्र की संख्या कितना होती है? 40 जोड़ी। मेढक में गुणसूत्र की संख्या कितना होती है? 21 यानी 23 जोड़ी। और तंबाकू में गुणसूत्र की संख्या कितना होती है? 24 जोड़ी। घोड़ा में गुणसूत्र की संख्या कितना होती है? 32 जोड़ी। और कुत्ता में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 39 जोड़ी। खरगोश में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 22 जोड़ी। एस्केरिस में गुणसूत्र की संख्या कितना आती है? 1 जोड़ी। चूहा में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 20 जोड़ी। बिल्ली में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 19 जोड़ी। मच्छर में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 3 जोड़ी। मटर में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? मटर में 7 जोड़ी। प्याज में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 12 जोड़ी, 8 जोड़ी। और मक्का में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 10 जोड़ी। और टमाटर में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 12 जोड़ी। ये आपको याद करना है। इस प्रकार से आपको माइंड में रहना चाहिए। अगर पूछा जाए कि इनमें से सबसे अधिक गुणसूत्र की संख्या किसमें है, तो कबूतर में। और सबसे कम गुणसूत्र की संख्या किसमें है? एस्केरिस में। इसी ऑप्शन यहीं से आपको अधिकांश मिलता है। एक जो है घरेलू मक्खी का गुणसूत्र कितना होता है, थोड़ा सा माइंड में स्लिप हो रहा है, इसलिए आप देखकर लिख लीजिएगा। इस प्रकार से आज हम लोग कोशिका के केंद्रक के बारे में देखें। नेक्स्ट जो है हम लोग डीएनए आरएनए के बारे में चर्चा करेंगे, जो कोशिका के केंद्रक से ही संबंधित है। उसकी संरचना किस प्रकार से होती है, वहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्लास वहीं से लाएंगे। और उसी में कोशिका से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो प्रश्न पूछा जाता है या पूछे जाने की संभावना है, उसको हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।